जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी बुक का रिवीजन शुरू कर रखा था और उसके अंदर है वो हमने 5 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं और 6 नंबर चैप्टर है वो हमारा चल रहा था और उसकी एक क्लास हमने लगा भी ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो उस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पे नया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने जंतु उत्तक के बारे में पढ़ लिया था अभी। जंतु उत्तक के बारे में अभी पढ़ना है और पादप उत्तक के बारे में हमने पढ़ लिया था अभी। पादप उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा भी। एक तो विभज्योतक जिसे अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं और एक होता है स्थायी उत्तक। विभज्योतक के बारे में फिर हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था उसको। एक तो होता है शीर्षत विभज्योतक, एक होता है पार्श्वीय विभज्योतक और एक होता है अंतःवर्णी विभज्योतक। ठीक है, और ये हमने बराबर इसको पढ़ लिया था। देन उसके बाद में स्थायी उत्तक है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के अंदर है वो हमने पेरेनकाइमा पढ़ा था, कोलेनकाइमा पढ़ा था और एक हमने स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था। ये 3 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में हमने जटिल स्थायी उत्तक के अंदर है वो जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपन पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। देखो भी, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिका कहते हैं। आगे देखो भी, पेशीय कोशिका कहते हैं। चित्र 6.8 में इन कोशिकाओं को फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है भी। यानी कोशिकाओं का फैलना, कोशिका फैलेगी और कोशिका सिकुड़ेगी तो ये क्या करेगी, ये इन अंगों को गति प्रदान करेगी भी। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन कहां जाती है, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। और कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है और जिसके बारे में हम क्या पहले पढ़ चुके हैं। यानी कहने का मतलब है भी, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है भी, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो हमें ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है भी। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया है उसे यहां पे कोशिका का शक्ति हाउस बोलते हैं, पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भोजन को पचाने का जो क्रेबस चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेबस चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिससे हमें क्या है, पायरुविक अम्ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है भी। तो इसीलिए हमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है भी। हमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि हमें क्या है, ऊर्जा मिले। यानी जो हमने भोजन लिया है उससे हमें क्या है, ऊर्जा मिल सके और हम काम कर सके। आगे देखो भी, रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। इनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक है, स्योंजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, रक्त है। स्योंजी ऊतक का ही एक प्रकार है भी, रक्त है वो स्योंजी ऊतक का ही प्रकार है तथा पेशी है वो पेशीय ऊतक का ही एक प्रकार है।
तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं पहले। एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक होता है। यानी जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक होता है उसे एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं। ठीक है, एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकता है। ये भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोधक का भी निर्माण करते हुए, ये जो विभिन्न प्रकार के जो शरीर के अंदर जो तंत्र हैं, विभिन्न प्रकार के जो अंगक हैं, उनको क्या है, एक दूसरे से अलग करने का अवरोधक का भी कार्य करते हैं। त्वचा, मुंह है, आहार नाली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से ही बने होते हैं। अब एपिथेलियम ऊतक के 4-5 प्रकार है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार इतना याद रखो भी, त्वचा है, मुंह है, आहार नली है, रक्तवाहिनी नली का स्तर है, फेफड़े की कुपिका है जो कि गैसों का आदान प्रदान करती है, कुपिका गोलाकार आकृति की होती है ये, और वृक्कीय नली है। ये सारी की सारी एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, यानी किडनी नली। आगे देखो भी, एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। भी एपिथेलियम ऊतक होता है ना, उसकी जो कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। भी अनवरत परत का निर्माण करती है। अब ये देखो भी, ये 4 प्रकार के होते हैं। भी एक तो होता है सल्की। ठीक है, सल्की होता है वो एकदम एक प्रकार से चपटा होता है। भी ये इस प्रकार से पतला और चपटा होता है। भी टाइल आपने देखी होगी घरों के अंदर लगी हुई, उस प्रकार का होता है। और उसके बाद में ये घनाकार हो गया। भी एक ऊतक है वो घनाकार आता है। ये है वो ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। भी GROUP ग्रुप डी के अंदर है वो, ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। इन चारों के ऑप्शन दे रखे थे भी आपको, इन चारों के सल्की है, यानी डायग्राम आपको दिखा रखा था और मिलान करना था। भी ये ग्रुप डी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। भी ठीक है, तो यहां पे घनाकार आकृति का होगा, यानी घन कटे हुए हैं इसके अंदर है वो घन कटे हुए हैं इस प्रकार से। तो ये जो घनाकार आकृति में होगा वो कौन सा ऊतक होगा, तो वो आपका घनाकार ऊतक हो जाएगा। उसके बाद में ये इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर स्तंभ होते हैं। इसके अंदर है वो इस प्रकार से, ये स्तंभों के रूप में होता है। ये इस प्रकार से, ठीक है, स्तंभों के रूप में होता है। तो ये कौन सा ऊतक होता है, तो ये आपका स्तंभाकार या फिर पक्षमापी ऊतक हो जाएगा। भी और उसके बाद में ये आपका क्या है, सत्रित सल्की ऊतक हो जाएगा। भी इसके अंदर ये लेयर पाई जाती है। इस प्रकार से ये क्या है, पतली पतली लेयरों के अंदर होता है। भी ये अपने लेयर के अंदर पाया जाता है, ये लेयर पाई जाती है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है। भी तो ये कौन सा ऊतक होता है, तो ये सत्रित सल्की ऊतक होता है। भी ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हैं। अब यहां पे देखो भी, इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं। भी और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। भी कोशिकाओं के बीच में जो एपिथेलियम ऊतक होता है ना, उनकी कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है और उनमें चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है, तो यह प्रवेश करता है या फिर बाहर निकलता है, तो वो एपिथेलियम की किसी परत से ही होकर गुजरेगा, क्योंकि ये चारों परत है वो शरीर के किसी न किसी कोने के अंदर पाई जाती है, किसी न किसी भाग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो चाहे कोई भी पदार्थ बाहर निकले शरीर से या फिर कोई भी पदार्थ है वो शरीर के अंदर जाए, वो क्या है, इसी एपिथेलियम ऊतक से ही होकर गुजरेगा। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली रहने भी सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। भी उसके बाद में यहां से अपन पढ़ेंगे विचित्र 6.9 के दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका, यानी कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर या कुपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक
चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिका होती है भी। तो याद रखना इनको क्या कहते हैं, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक कहते हैं भी। अब इसके अंदर याद क्या रखना है, याद ये रखना है भी जो रक्त नलिका का अस्तर है, रक्त नलिकाओं का जो अस्तर है और कुपिका है वो किसकी बनी होती है, तो वो इससे सरल सल्की ऊतक की बनी होती है भी। और ये कैसी होती है भी, चपटी होती है, टाइल के आकार की होती है ये, ठीक है। तो इसकी रक्त नलिका बनी होती है, एक तो रक्त नलिका का अस्तर बना होता है और कुपिका बनी होती है भी, ठीक है। उसके बाद में ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है भी। ये अत्यधिक जो सरल सल्की ऊतक है वो अत्यधिक चपटी और पतली होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है भी। आहार नली तथा मुख का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है भी। याद रखना आहार नली है ना, वो भी उसी से बनी होती है भी, सल्की ऊतक से भी। आहार नली तथा मुंह का जो अस्तर है वो सल्की एपिथेलियम ऊतक से ही बना होता है भी। और शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की ऊतक सल्की एपिथेलियम ऊतक से ही बनी होती है भी। शरीर की जो त्वचा होती है ना, शरीर के अंदर जो त्वचा होती है, बाहर आपको दिखाई दे रही है त्वचा, तो ठीक है, हमारा शरीर है वो त्वचा से ही बना होता है भी। सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो त्वचा ही होती है। तो वो क्या है, वो भी एक सल्की एपिथेलियम ऊतक से ही बनी है भी, जो चपटी आकार की होती है ना, एक नंबर के ऊपर जो हमने देखा था, ये इससे हमारी त्वचा बनी है, रक्त नली बनी है, ठीक है, रक्त नली का जो अस्तर है वो बना हुआ है। और इसके अंदर अपन बात करें तो कुपिका बनी हुई है और हमारा जो मुंह है वो भी इसी से बना हुआ है भी, ठीक है। और आहार नाल है वो भी क्या है, आहार नाल वो भी इसी से बना हुआ है, आहार नली है वो भी इसी से बनी हुई है। आगे देखो भी नेक्स्ट, त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसीलिए इन एपिथेलियमों को सत्रित सल्की एपिथेलियम बोला जाता है, सत्रित सल्की एपिथेलियम कहा जाता है। तो त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, जो त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं होती है त्वचा के अंदर, उसको क्या है, कटने फटने से बचाने के लिए कई परत लगी होती है भी उसके अंदर। और कई परत किस में पाई जाती है, तो ये सत्रित सल्की के अंदर पाई जाती है। तो जहां पे कटने और फटने का डर रहता है ना, वहां पे कई परत पाई जाती है और वो किससे बनी होती है, तो वो सत्रित एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है भी। और जहां अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंत है, आंत के अंदर अवशोषण होता है भी, ठीक है, स्त्राव भी होता है। तो जैसे आंत के भीतरी अस्तर है और वहां लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है, और ये कैसी होती है, स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोधों को पार करने में सहायता प्रदान करती है। और याद रखना श्वास नली है, यानी श्वास नली हो गया, छोटी श्वास नली हो गया, आंत हो गया, और ये किससे बनी होती है, तो ये आपका स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से बना होता है श्वास नली। और जो आंत का भीतरी अस्तर है वो किससे बना होता है, तो वो आपका स्तंभाकार जो एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, जिससे अपन ने देखा था, ये आपका स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, तो ये बनाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कि एपिथेलियम ऊतक श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती है, जो ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। और इस प्रकार ये एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम बोला जाता है, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम बोला जाता है। तो ये एक तो श्वास नली में पाया जाएगा, ये स्तंभाकार या फिर पक्षमाभी है, ये श्वास नली में पाया जाएगा। दूसरा ये कहां पे पाया जाएगा, तो दूसरा है वो आपका जो आंत होती है, आंत का जो आंतरिक अस्तर बना होता है वो भी किसका बना होता है, तो ये आपका स्तंभाकार एपिथेलियम का बना होता है भी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका ये ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है भी, इनके निशान दे दिए, आपको डायग्राम दे दिए भी। ये न्यूट्रोफिल यानी WBC के 5 प्रकार होते हैं भी, WBC के 5 प्रकार होते हैं। थोड़ा सा आपको जूम करके और दिखा देता हूं यहाँ पे। अब ये देखो भी, अब इसके अंदर ये अपने पास में WBC का चित्र है भी, ठीक है। WBC के 5 प्रकार होते हैं भी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये 5 प्रकार किसके होते हैं, तो ये 5 प्रकार WBC के होते हैं। और WBC के न्यूट्रोफिल की आकृति ये होती है, एक मिलान करने का क्वेश्चन आया था अभी 2022 के अंदर, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल
और बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एक साइड में ये डायग्राम दे रखे थे और एक साइड में नाम दे रखा था, कौन सा है वो यहां पे आएगा। ये आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है, वो 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ठीक है। तो ऐसी आकृति है वो जिसके अंदर क्या है, एक प्रकार से कोशिका द्रव्य पाया जाता है भी, तो वो न्यूट्रोफिल होता है। और ये जो एक प्रकार से बोले तो हेडफोन जैसी जो आकृति होती है वो आपकी किसकी होती है, इओसिनोफिल की होती है। और इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है वो क्या है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है भी, और इसके अंदर केंद्रक भी होता है भी। और उसके बाद में गोलाकार आकृति होती है वो बेसोफिल की होती है भी। उसके बाद में यहां पे कोई भी कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता भी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के अंदर, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है वो इस प्रकार से मुड़ी होती है और आपकी मोनोसाइट है वो इस प्रकार से मुड़ी होती है भी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा यहां से। अब यहां पे घनाकार एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं, घनाकार कहां पे पाया जाता है। तो घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती हुई, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण कौन करती है, तो यह घनाकार एपिथेलियम करता है भी, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। और ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में आंतरिक विशेषता अर्जित करते हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करती है, यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो भी एपिथेलियम है वो 4 प्रकार के थे भी, एपिथेलियम 4 प्रकार के थे। पहला था भी अपने पास में जो कि चपटा होता है सल्की, दूसरा हमने घनाकार पढ़ा, तीसरा है वो स्तंभाकार पढ़ा और चौथा है वो सत्रित सल्की पढ़ा था भी। जो आपका सल्की ऊतक होता है, सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है, इससे हमारी त्वचा बनी होती है भी, ठीक है। और हमारा चेहरा है, हमारा मुंह है वो इसी से बना होता है, कुपिकाएं हैं वो इसी से बनी होती है, और जो रक्त नलिकाएं हैं वो भी इसी से बनी होती है भी, ठीक है। उसके बाद में हमने घनाकार पढ़ा, घनाकार है ये वृक्कीय नली बनी होती है इससे, वृक्कीय जो नली है, किडनी की जो नलियां हैं वो इसी घनाकार ऊतक से बनी होती है भी, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा इसका जो पार्ट आता है भी, दूसरा जो इसमें घनाकार वृक्कीय नली और लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों का जो अस्त्र बना होता है वो भी किससे बना होता है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। उसके बाद में हमने स्तंभाकार, पक्षमा भी बोल दो या फिर स्तंभाकार ऊतक है, ये है वो हमें आंत के अंदर पाया जाता है। आंत का जो आंतरिक अस्तर है, आंत का जो आंतरिक अस्तर बनाता है वो इसी से बना होता है, और श्वास नली है वो भी इसी से बनी होती है भी। और उसके बाद में जहां पे कटने फटने का डर रहता है वहां पे 2-3 लेयर पाई जाती है, वो भी किसकी बनी होती है, तो वो सत्रित सल्की की बनी होती है, ठीक है। आगे देखो भी श्योंजी ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। श्योंजी ऊतक के बारे में अपने को बताया गया भी, रक्त एक प्रकार का श्योंजी ऊतक है, याद रखना, रक्त है वो एक प्रकार का श्योंजी ऊतक है। और इससे श्योंजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। श्योंजी ऊतक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो टिश्यू चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आएगा भी, ग्रुप डी के अंदर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी, ठीक है। चाहे वो कितनी शिफ्ट हो, आपकी बात 2018 के अंदर 75 शिफ्ट हुई थी, 2022 के अंदर वो ये 99 हो गई, तो अब शायद आगे लगता है भी 150 पार कर जाएगा, 150 के करीबन हो जाएगी भी, ठीक है। तो उसके अंदर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आपको टिश्यू से एक ऊतक से एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। श्योंजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय अधात्री में, अधात्री का मतलब होता है मैट्रिक्स, जो जेली जैसा एक लिक्विड होता है उसे अधात्री बोलते हुए, अधात्री में धसी रहती है। यह अधात्री जेली की तरह तरल, संघन और कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट श्योंजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है भी। अब यहां पे इसने रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले और उसको क्या है, मौजूद विभिन्न कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी से देखना, आपको देख लेना भी, अपना रक्त निकालना एक बूंद और उसको क्या है सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखना भी। अब देखो भी
रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं भी। अधात्री का मतलब होता है जेली जैसा लिक्विड होता है भी, ठीक है। तो रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा में आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स निलंबित तो होती है। निलंबित का मतलब होता है घुली होती है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, प्रोटीन और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सेवन करने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। अस्थि संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है। पहले हमने पढ़ा था भी तरल है, वो क्या है, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। और अब हमने पढ़ा अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डी। हड्डी है वो भी क्या है, एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक है वो दो प्रकार के होते हैं भी, एक तो होता है ठोस और एक तरल। तो तरल के रूप में तो आगे आपका रक्त और ठोस के रूप में आपका अस्थि आ जाएगा भी, ठीक है। यह पंजर का निर्माण करता है, अस्थि पंजर का निर्माण करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है, यह मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। जो अस्थि होती है ना वो मजबूत होती है और कठोर होती है, अस्थि यानी हड्डी। और अस्थि कार्य के लिए इन गुणों के क्या उपयोग होते हैं? अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग होते हैं? अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती है। अस्थि कोशिकाएं होती है वो कठोर अधात्री में धसी होती है, जो कैल्शियम और फास्फेट से बनी होती है। तो याद रखना अस्थि किससे बनी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे स्नायु कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो स्नायु जोड़ता है भी। और अस्थि को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, सह से बनता है स्नायु। सह से क्या बनता है? मैंने तो इस प्रकार से याद कर रखा है। सह से स्नायु होता है और सह से समान बना लिया। सह से स्नायु और सह से समान, तो यानी समान आए भी, अस्थि और अस्थि दोनों समान नाम है भी, अस्थि और अस्थि, तो उसको कौन जोड़ेगा? स्नायु जोड़ेगा भी। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? स्नायु। अस्थि और अस्थि यानी दोनों समान नाम है, तो सह से स्नायु और सह से समान, तो समान नाम आए तो वहां पे स्नायु जोड़ेगा, और अलग अलग नाम आए तो वहां पे कंडरा जोड़ेगी फिर, ठीक है। इससे क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, और स्नायु से जुड़ी होती है। और यह उत्तक बहुत लचीला और मजबूत होता है। जो स्नायु होता है ना वो लचीला भी होता है और मजबूत भी होता है। लचीले का मतलब ये होता है भी, पेड़ पौधे जैसे लचीले होते हैं। पेड़ पौधों को अपन खींच लेते हैं तो वो क्या है, मुड़ जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं है, क्योंकि उसमें लचीलापन है। और वो लचीलापन किसके कारण है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने पादप उत्तक है वो पढ़ा दिया भी आपको, और ये मैंने बताया था भी लचीलापन कौन देता है, ठीक है। आगे देखो भी, स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। यानी स्नायु होती है ना उसमें अधात्री यानी मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको, मैट्रिक्स या फिर जेली जैसा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और ये क्या है, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है भी। और एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जिसे क्या बोलते हैं? कंडरा। जिसे क्या बोला जाता है भी? कंडरा बोला जाता है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है भी। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। कंडरा है वो मजबूत होता है, लेकिन इसका जो लचीलापन होता है वो सीमित होता है भी, ठीक है। और उपास्थि एक अन्य प्रकार का उत्तक है। उपास्थि है वो भी क्या है, एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है, जिससे कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है भी। उपास्थि में क्या होता है भी, कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, और इसी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है भी। जो उपास्थि होती है ना उसकी जो ठोस अधात्री होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। अस्थि होता है ना, उनके जोड़ होते हैं, उनको क्या चिकना बनाने का कार्य कौन करती है? तो उपास्थि करती है भी। उपास्थि कहां पे होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है भी। ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। यही ऑप्शन थे, नाक, कान, कंठ, और एक इसमें वो ऑप्शन था वृक्क। एक इसमें ऑप्शन क्या था भी? वृक्क था। तो वृक्क के अंदर वो उपास्थि नहीं पाई जाती भी। नाक, कान और कंठ के अंदर उपास्थि पाई जाती है। वृक्क यानी किडनी के अंदर है वो उपास्थि नहीं पाई जाती। श्वास नली में भी उपास्थि होती है भी, उपास्थि होती है।
हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, कान होता है ना, उसकी उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं भी, हाथ की अस्थि को नहीं। क्यों? क्योंकि हाथ की अस्थि होती है ना, उसमें लचीलापन नहीं पाया जाता भी, और जो कान की जो उपास्थि होती है उसमें क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है भी। ठीक है, सोचिए ये दो उत्तक किस प्रकार से भिन्न है भी। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं भी एरियोलर स्योंजी उत्तक अपने पास में आता है। अगला उत्तक आता है स्योंजी उत्तक में ही एरियोलर स्योंजी उत्तक है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो एरियोलर उत्तक, एरियोलर जो स्योंजी उत्तक है वो कहां पे पाया जाता है, तो मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है भी। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। तो इस प्रकार से एरियोलर से याद कर सकते हैं भी। एरियोलर यानी एयर का मतलब हवा, तो ये हवा वाले स्थान को भरेगा भी, तो खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तक की मरम्मत में सहायता भी करता है भी। उत्तकों की जो मरम्मत होती है, उत्तकों को मरम्मत करना होता है, उसमें भी सहायता करता है एरियोलर उत्तक। आगे देखो भी हमारे शरीर में वसा कहां संचित होती है, ये क्वेश्चन अपने पास में पूछा गया था भी। ऐसा कौन सा उत्तक है जो उत्तकों की मरम्मत करता है, ऐसा कौन सा उत्तक है जो उत्तकों की मरम्मत करता है, ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भी ये। तो ये एरियोलर स्योंजी उत्तक हो जाएगा भी, एरियोलर स्योंजी उत्तक हो जाएगा। जो एरियोलर स्योंजी उत्तक एक ऐसा उत्तक होता है जो उत्तकों की सहायता करता है भी। ठीक है, वसा शरीर में कहां संचित होती है, वसा का संग्रह करने वाला वसाम्य उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है भी। वसा कहां पे संचित होती है, तो वसा को संग्रहित करने वाला एक उत्तक होता है जिसे अपन वसाम्य उत्तक बोलते हैं, और यह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में होता है भी। त्वचा के नीचे और जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बीच में होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है भी। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो वसा की गोलिकाओं से भरी होती है, और वसा संग्रहित होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये उसमें कुचालक का कार्य करती है भी। ठीक है, जैसे ही वसा की गोलिकाएं पूरी भर जाती है ना, तो ये उत्तक क्या करता है, वसा संग्रहित होने के कारण ये क्या करता है, उष्मीय कुचालक हो जाएगा भी। ठीक है, उष्मा का कुचालक हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में है पेशीय उत्तक। अब अपन बात करेंगे पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक क्या होता है, पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशी उत्तक है वो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुंचन और प्रसार से क्या होती है, गति होती है। जिसके संकुंचन और प्रसार से क्या होती है, गति होती है। कुछ पेशियों में हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। जैसे हाथ और पैर में विद्यमान पेशियां हैं, उसको क्या है, हम अपनी इच्छा के अनुसार है वो गति करा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और गति भी करवा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या फिर उनकी गति को रोक सकते हैं। ये क्या होती है, ये आपकी ऐच्छिक पेशियां होती है, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। और इस प्रकार की पेशी को क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। और इन पेशियों को, और कहा जाता है कि इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कंकाल का निर्माण करती है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंकाल पेशियां भी बोलते हैं, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखे जाने पर ये पेशियां हल्के गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी प्रकार इसे क्या है, रेखित पेशियां भी कहते हैं। अब ये यहां से क्वेश्चन आया हुआ था अभी एएलपी 2024 के अंदर। एएलपी 2024 के अंदर पूछा गया था, रेखित पेशियां होती है या फिर रेखित पेशियों के संबंध में कौन सा गलत है। तो रेखित पेशियां हैं वो कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती है, शाखा रहित होती है, यानी कोई शाखा नहीं होती उसकी, बेलनाकार होती है और बहुनाभीय होती है। बहुनाभीय का मतलब होता है बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसके अंदर।
तो याद रखना, जो रेखित पेशियां होती है उसे ही क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार है वो इसको गति करवा सकते हैं। जैसे हाथ की गति हो गया, पैर की गति हो गया, और उसको जब रोकना हो रोक सकते हैं, और जब गति करवाना हो उसको गति करवा सकते हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है भी, और इसमें कोई भी शाखा नहीं होती, इसकी कोई शाखा नहीं होती, बेलनाकार होती है। और इसके बहुत सारे केंद्रक होते हैं भी, इसमें बहुत सारे हैं वो केंद्रक होते हैं। और इसके ऊपर क्या है, हरे और गहरे रंग के एक प्रकार से बोले जो धब्बे पाए जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, धारियां प्रतीत होती है भी, हरे और गहरे रंग की धारियां होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेखित पेशियां बोलते हैं भी। ये ऐच्छिक पेशियां ही होती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है आहार नली। आहार नली में भोजन का प्रवाह है या रक्त नली का प्रसार। इस आहार नली के अंदर जो भोजन का प्रवाह होता है और रक्त नली का प्रसार है, संकुंचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है भी। आहार नली के अंदर भोजन का प्रवाह होता है, तो वो आहार नली के अंदर भोजन जा रहा है भी, आहार नली है उसके अंदर भोजन जा रहा है, तो आप भोजन को रोक सकते हो क्या? या फिर रक्त नली का प्रसार हो रहा है, यानी रक्त नली फैल रही है, तो उसको आप फैलने से रोक सकते हो क्या? ऐसी गतियों को अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं। ये ऐच्छिक नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती, ये अपनी इच्छा के विरुद्ध चल रही है भी, तो ये क्या है, अनैच्छिक पेशियां है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतिविधियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ और बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां, अर्थात चिकनी पेशियां जिसे क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशियां, इन गतियों को नियंत्रित करती है भी। तो जिन गतियों को अपन खुद अपनी मर्जी के अनुसार स्टार्ट और बंद नहीं कर सकते, उन्हें फिर कौन कंट्रोल करता है, तो चिकनी पेशियां कंट्रोल करती है। और चिकनी पेशियों को क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं। और इसकी गति को नियंत्रित करती है। और ये आंख की पलक, जैसे आंख की पलक झपकती है तो उसे अपन कुछ ही देर तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद में पलक झपकेगी। मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है, कौन सा ऊतक होता है, चिकनी पेशियां पाई जाती है जो उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, और कोशिकाएं लंबी, और इनका आकार, जो इनका आखिरी सिरा होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है भी। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं और इनका जो आखिरी सिरा होता है वो नुकीला होता है भी। और ये एक केंद्रीय होती है, और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनको क्या है, आरेखित पेशी भी कहा जाता है, और इसके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और ये कैसी होती है, चिकनी पेशियां होती है, और इनका जो आकार, जो इसका जो लास्ट सिरा होता है, आखिरी सिरा होता है, वो कैसा होता है, नुकीला होता है। इसे आरेखित पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, एक ही केंद्रक होता है इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट है हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक कहते हैं, कार्डिक पेशी कहा जाता है। और हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाले और एक केंद्रीय होती है भी। तो हृदय की जो पेशी होती है, हृदय की जो पेशियां होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार आकृति की होती है। दूसरी बात, शाखाओं में होती है भी, उनकी शाखाएं होती है भी। हमने पहले पढ़ा था ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियों क्या होती है भी, ऐच्छिक पेशियों की शाखाएं नहीं होती, बेलनाकार तो होती है, शाखाएं नहीं होती, और उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। लेकिन जो हृदय की पेशी होती है उसे कार्डिक बोलते हैं, और इनकी आकृति बेलनाकार होती है, और ये शाखाओं में डिवाइड होती है, और एक केंद्र की होती है, यानी इसके अंदर एक ही केंद्र पाया जाता है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे विभिन्न प्रकार के, ये देखो भी, ये आपकी क्या है, ये आपकी ऐच्छिक पेशी है भी। ऐच्छिक पेशी का डायग्राम इस प्रकार से होता है भी। ये देखो भी, इसके अंदर ऐच्छिक पेशी को क्या बोलते हैं, रेखित पेशी भी बोलते हैं। इसके अंदर है वो रेखाएं होती है भी। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर है वो अलग अलग रंग की क्या होती है, रेखाएं होती है इसके ऊपर। और इसमें क्या है, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं भी। ये देखो, एक केंद्रक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये गोलाकार होती है, और इसके ऊपर धारियां पाई जाती है भी। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां, ये देखो भी, इसका नुकीला आकार है, ये इसका क्या है, एक प्रकार से ये एक चिकनी पेशी है भी। ये एक क्या है, आपकी चिकनी पेशी है। ये जो मैंने लाल रंग से इसको क्या है रंगा है, ये क्या है, चिकनी पेशी है। इसके अंदर ये क्या है, ये इसका केंद्रक हो गया भी, और इसका लास्ट सिरा है वो कैसा है, नुकीला है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट चिकनी पेशियां कहां पे पाई जाती है, वो अभी आपने पढ़ा था भी। चिकनी पेशियां है वो आंखों की पलक में पाई जाती है चिकनी पेशियां, फेफड़ों की श्वसनी में भी चिकनी पेशियां पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में
हम पढ़ रहे हैं जो कार्डिक है, कार्डिक की जो कार्डिक जो पेशियां होती है, हृदय पेशियां होती है, वो कैसी होती है? गोलाकार तो होती है, गोलाकार होती है, लेकिन ये इस प्रकार से शाखाओं के रूप में होती है। ये देखो भी, ये शाखा इसकी यहां से डिवाइड होगी शाखा, और ये शाखा है वो यहां से इसकी डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये शाखाओं के रूप में बंटी होती है, और इसके अंदर है वो केंद्रक, इसके अंदर है वो क्या है? केंद्रक पाए जाते हुए, इसके अंदर है वो केंद्रक पाए जाते हैं, और ये धारियों के रूप में होती है, इसके अंदर धारियां भी पाई जाती है, ठीक है। और ये कैसी होती है? एक केंद्र की होती है, एक के ऊपर है वो एक ही केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर। हृदय की जो हृदय पेशी या फिर ये बोले कार्डिक पेशी होती है, उसके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है, बेलनाकार होती है और शाखाओं वाली होती है ये। अब पढ़ते हैं अपन तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के बारे में सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जैसे हमने क्या कोई गर्म चीज, हमने कोई गर्म वस्तु को छू लिया, तो हमें क्या है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा है वो मस्तिष्क तक जाएगा, और फिर मस्तिष्क उसको कहेगा हटा ले, तो वो वापस लेके हमारे हाथ तक आएगा और हम हाथ को उठा लेंगे, हम हाथ को क्या है उस गर्म वस्तु से हटा लेंगे भी। तो ये बहुत ही शीघ्रता से क्या है पूरे शरीर के अंदर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कार्य करती है भी। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उसे तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक, न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिका केंद्रक होता है, और क्या होता है? कोशिका द्रव्य भी होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इससे क्या होता है? इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन बोलते हैं भी। तो एक्सोन किसे बोला जाता है? तो एक्सोन है वो, ये आपका एक्सोन होता है भी, ये है वो एक्सोन होता है जो कुछ सूचनाओं को क्या है आगे पहुंचाता है भी। और ये महीन महीन इस प्रकार से बाल से लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये आपके डेंड्राइट या फिर द्रुमिका कहलाती है भी, जो कि आवेगों को प्राप्त करती है भी। ये डेंड्राइट है वो आवेग होते हैं उनको प्राप्त करती है, और एक्सोन है वो आवेगों को आगे पहुंचाता है, ठीक है। तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध डेंड्राइट जिसे अपन द्रुमिका बोलते हैं होते हैं। और एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है भी। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर वो कौन सी होती है? तो वो तंत्रिका कोशिका होती है भी। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे बड़ी अंडाणु होती है, और सबसे छोटा शुक्राणु होता है भी। मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है तंत्रिका रेशे से, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली गति को, गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। और तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अब आपने क्या सीखा इसके बारे में थोड़ा सा अपन क्या है डिस्क्राइब कर लेते हैं। भी ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कोशिकाओं की संरचना तथा एक समान कार्य होते हैं। और पौधों में ऊतक, पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक होता है। विभज्य ऊतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ऊतक एक विभाज्य ऊतक होता है और यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है भी। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक है, पार्श्वीय विभज्य ऊतक है और अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक है। स्थायी ऊतक विभज्य ऊतक से ही बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। उनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं
और जाइलम फ्लोएम ये जटिल उत्तक के प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था भी एपिथेलियम पेशी। एपिथेलियम पेशी संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक जंतु उत्तक होते हैं, यानी एपिथेलियम पेशीय, संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक ये क्या होते हैं, जंतु उत्तक होते हैं। आकृति और आकार के आधार पर एपिथेलियम उत्तक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और रोमीय या फिर ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। और हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार जैसे एरियोलर है, एरियोलर उत्तक है, एडिपोज है, एडिपोज उत्तक हो गया, अस्थि उत्तक हो गया, कंडरा उत्तक हो गया, स्नायु उत्तक हो गया, उपास्थि हो गया, रक्त हो गया, ये सारे के सारे किस्में आते हैं। तो ये संयोजी उत्तक के उदाहरण भी। ठीक है, पेशी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं भी, रेखित पेशी हो गया, अरेखित पेशी हो गया और कार्डिक हो गया भी। कार्डिक जिसे हृदय पेशी बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। रेखित पेशियां होगी, रेखित पेशियां हैं जो कि जिसे ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं इच्छा के अनुसार, और अरेखित हो गया। ठीक है, अनैच्छिक पेशियां होगी जो जिसे अपन चिकनी पेशियां भी बोलते हैं, और कार्डिक हृदय पेशी हो गया। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है भी। आई होप आपको प्रत्येक चीज है वो बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। ठीक है, और पास में लगे बेल आइकन को दबा लो ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी भी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।